बारी है किसकी, सेक्शन सी की। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन है, देख लेते हैं अब ये क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन से पे पहुंच गए भाई, 26। ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है कि 12 negative charges of same magnitude are equally spaced and fixed at the circumference of a circle of radius r as shown in figure। इक्वल डिस्टेंस पे है, सारे के सारे नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव भी होते तो भी मेरे ख्याल से आंसर वही आता, सेम साइज वाले ही है। तो 12 नेगेटिव चार्जेस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, रिलेटिव टू पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है इन्फिनिटी में 0 यानी नॉर्मल स्थिति है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। भैया सारे चार्ज नेगेटिव हैं, सेम नेचर के हैं, तो जब ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल आउट करते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया 0, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। अब किसकी बारी आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर एक की बात करता हूं तो एक का यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा K Q बाय R, दूसरे का भी होगा K Q बाय R। यार सारे तो नेगेटिव है, 12 नेगेटिव चार्जेस, तो ये ऐड होते जाएंगे। पोटेंशियल में डायरेक्शन तो देखनी नहीं होती, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड K Q बाय R, Q की वैल्यू, अब हमने Q लिख लिया, इसने कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी, मैं Q ही लिखूंगा, Q नेगेटिव है, जब वैल्यू पुट हो जाएगी तो मान लो नेगेटिव, तो इसका आंसर इट विल बी फाइनली 12 K Q डिवाइडेड बाय R। आंसर विल बी 12 K Q डिवाइडेड बाय R। तो यार आंसर आना चाहिए 12 K Q डिवाइडेड बाय R। ओके जी, तो आंसर आ गया पोटेंशियल का, तो आ गया 12 K Q। अच्छा हाँ, इसको यार K बोल देते हैं हम लोग, लेकिन इसको पूरा लिख कर आओ। K यहां पर क्या है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, तो आंसर आना चाहिए था 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू डाल दी Q, और R अगर उसने कैपिटल दे रखा है ना, तो हमने क्या पुट करना है, कैपिटल ही पुट करना है बेटा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट का E0 और इसका आंसर 12 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ओके, अब मान लो जितने का भी है 3 नंबर का है, 2 नंबर इस पार्ट के रहे होंगे। अगर आपने सीधा आंसर लिखे हुए तो आपको नंबर मिलने चाहिए या मिल जाएंगे। ओके, अब इसका एक और पार्ट भी है, कहता है इफ द चार्जेस आर इक्वली स्पेस्ड, सॉरी इफ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड। अगर चार्जेस अनइक्वली स्पेस्ड होते हैं, मतलब बराबर दूरी पर नहीं है। अब अगर ये बराबर दूरी पर नहीं है, 12 के 12 है, 120 डिग्री पे रख दिए इस जगह पर, अगर तो हमें क्या फाइंड करना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता। क्या फाइंड करना होता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता। तो आंसर क्या आ जाता, अब नॉन जीरो आ जाता, क्योंकि अनइक्वली प्लेस्ड है ना, तो सारे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, सिमेट्री नहीं बनती थी। खैर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड मांगे ही नहीं है, उसने सिर्फ बोला इफ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड on an arc of 120 degree radius as shown in figure, find the electric potential at the center C। भैया पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ना, डिस्टेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़े, तो सर्कमफ्रेंस भी है ना, ये डिस्टेंस तो सबके लिए क्या रहेगा, R ही रहेगा, और ये डायरेक्शन का इसमें कोई चक्कर है नहीं है। इसका सीधा आंसर फिर वही 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R। Q की वैल्यू दे नहीं रखी, इसलिए अभी हमने इसको क्या रख रखा है, Q ही रखा है, जो भी रहा होगा उसकी यहां पर वैल्यू पुट हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। सेकंड पार्ट में
उसने इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा ही नहीं है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मांगता तो निकालना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता फिर मामला। ठीक है जी, यहां पे सिर्फ क्या मांगा, पोटेंशियल मांगा, तो पोटेंशियल का फार्मूला 12 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r। तो ये था यार क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, 27 पे पहुंच गए भाई। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम इंपीडेंस। भैया अपने आप करने वाला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इंपीडेंस से कैसे डिफर करता है, लैंग्वेज में फर्क पड़ जाएगा, आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ थोड़ा सही होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो किसने ऑफर करना है, रेजिस्टेंस ने ऑफर करना है, ठीक है। और जो इंपीडेंस है, इट इज अ जनरल नेम टू ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर, अ कैपेसिटर, एन इंडक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री। ठीक है, दो मिलकर, तीनों मिलकर, कल्ले कल्ले, अगर ये कुछ करंट को ऑपोजिशन दे रहे हैं तो दैट इज इंपीडेंस। तो इसको अपने हिसाब से जो भी एक्सप्लेन करना था वो करना था। पता ही आपको कि अब रेजिस्टेंस और इंपीडेंस में क्या फर्क आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ए, आगे भी पूछा गया है। अच्छा, ये सीबीएसई वाले जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनमें बड़े ध्यान से देखना होता है यार। उसके कई एक ही लाइन में कई पार्ट है। अब जिससे इसके पिछला वाला क्वेश्चन था उसके ए और बी पार्ट थे, ए के अंदर दो चीजें पूछी हुई हैं। ऐसे इसके भी ए और बी पार्ट है, ए के अंदर चीजें देखो कितनी पूछ रखी है। उसने पूछा गया हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफर फ्रॉम इंपीडेंस, इसका कुछ नंबर रहे। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल फेजर डायग्राम ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, या सीरीज एलसीआर सर्किट में वो इंपीडेंस वाला वो डायग्राम बनाकर वो डेरिवेशन टाइप जो होती है ना, वो सारी की सारी इसमें कर देंगे। ठीक है जी। वोल्टेज सोर्स अगर Vm sin ओमेगा t लगा रखा है तो एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का ये डिराइव करना था। ठीक है जी, ये भी आपका काम हम नहीं कर रहे। अगला सवाल, फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। वही चीज है लेकिन इसमें इंपीडेंस निकालने की बजाय डायरेक्ट क्या कर देना है, रेजोनेंस कंडीशन प्रूव कर देनी है। बेटा आपको जब ये एलसीआर सर्किट करवाया सब कुछ करवा दिया जाता है, पहले उसका इंपीडेंस निकाला, ये किया वो किया, लास्ट में फिर नोट डाल के रेजोनेंस वाला कर दिया। इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ शुरू वाला चाहे मत करो, सिर्फ क्या प्रूव कर दो, रेजोनेंस कंडीशन इसकी प्रूव कर दो। तो फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी थी 1 बाय अंडर रूट LC वाली। ठीक है जी। आगे बोला है वेयर ओमेगा इज वेरिड, एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू AC सोर्स Vm इक्वल टू V sin ओमेगा t, वेयर ओमेगा कैन बी वेरिड। ओमेगा को अगर वेरी भी किया जाए तो गिव द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट डिपेंड। भैया जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे तो दिख ही जाएगा ना कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कमाल करते हैं सीबीएसई वाले भी। फर्स्ट पार्ट में उसने रेजोनेंस के बारे में पूछ ही लिया, बस तुमने ध्यान रखना है। उसने लाइनों में कई क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट कर दी, लेकिन अगर फैक्टर्स नहीं बताए होंगे नंबर काट लेगा आपका आधा है जो भी आंसर की के हिसाब से। तो आपने क्या आंसर देना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, यहां इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन द सर्किट आर पे डिपेंड नहीं करती है। अब आगे भी बोल रहा है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट। बहुत कुछ पूछ रहा है इसमें। क्या मांग लिया आगे, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट। ओके, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे पता ही आपको, बना देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कि ग्राफ आपने बनाना था, ये बन गया फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये सेंटर पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा आएगा, इट विल बी मैक्सिमम। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद करंट क्या हो जाएगा, वो जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिस्कस करते वक्त बनाते हैं ना या डायग्राम, वो वाला डायग्राम बना। ठीक है जी। तो ये डायग्राम बनना था आपका। फाइंड द कंडीशन, ये भी मतलब इसके लाइन टू लाइन कई पार्ट्स थे तो वो कवर अप हो गए। अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर, एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस कितना दे रखा है आर, कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, देखना पड़ेगा क्वेश्चन। करंट I is equal to I naught sin omega t flows in the solenoid. Okay, a coil of n turns is wound tightly around it near its center. Okay, अब देखो इसमें उसने बोला क्या है, पहले तो आप ये समझिए, ये कह रहा है जी एक लॉन्ग क्या है, पहली बात तो ये क्या है लॉन्ग सोलेनॉइड, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें दे रखी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी दे रखी है n दे रखी है। तो इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता ही है, इट शुड बी म्यू नॉट n इनटू I, ठीक है जी। अब कह रहा है इसके सेंटर पे एक कोई दूसरी कॉइल वाउंड की गई है, ठीक है जी। बोला था उसने लॉन्ग सोलेनॉइड ऐसे ऐसे करके उसकी नंबर ऑफ टर्न दे रही थी, तो ये हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया बेटा, राइट। अ करंट I इक्वल टू I नॉट फ्लोज इन द सोलेनॉइड। अच्छा, इस करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है ये वाला, ये भी अब वेरिएबल करंट दे दिया, कितना दे दिया I नॉट साइन ओमेगा t, तो ये भी वेरिएबल दे दिया। A coil of n turns is wound tightly around it near its center। ये जो हरी वाली कॉइल है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल n है, उसको सेंटर पे बांध दिया टाइटली। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में प्रोड्यूस होने वाली क्या चाहिए जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो अगली बात इंड्यूस ईएमएफ अगर बेटा हमने फाइंड करनी है तो हमें पता है उसका फॉर्मूला है माइनस n इंटू d∅dt। ये टर्म्स तो किसकी, जिस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसकी, तो यहां पर तो लग जाएगा माइनस, लग नहीं है, चलो n लग गया। ओके, अब यहां पर dd ऑफ फ्लक्स, इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इट विल बी b इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो फ्लक्स हो गया जी b a कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा यहां पे 1 हो जाएगा क्योंकि फील्ड लाइंस इधर को चल रही हैं, कॉइल का एरिया भी उस तरफ किया, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये चीज जो है किसके इक्वल हो गई जी, 1 के इक्वल हो गई। ओके, तो कॉस थीटा हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, बी ए। ओके, तो n इंटू d∅dt इंटू b इंटू a, ठीक है, d∅dt की जगह b इंटू a हो गया। ओके, अब अगली बात कि यहां पर हम माइनस n b की जगह क्या लिखने वाली है, वी विल राइट म्यू नॉट n इंटू आई इंटू a। a इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो यार पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि जो सोलेनॉइड का रेडियस है वही इसका खुद का रेडियस हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इट विल बी म्यू नॉट n i a। अब यहां पर माइनस तो रहेगा n, म्यू नॉट बाहर आ जाना चाहिए, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट बाहर आ जाना चाहिए, a भी बाहर आ जाना चाहिए। अब यहां पर क्या आना है, I की डिफरेंशिएशन di बाय dt। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, di बाय dt आना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो I जो है वो क्या है, I नॉट साइन ओमेगा t। अगर इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हो, di बाय dt कैलकुलेट कर लेते हो, तो भैया इसका di बाय dt कितना आने वाला है, di बाय dt इज कमिंग टू बी I नॉट। I नॉट तो चलो अब I नॉट ही रहेगा, साइन की डिफरेंशिएशन
cos ओमेगा टी, यहां पे क्या लगेगा साथ में cos लग जाएगा, सॉरी ओमेगा बाहर आ जाता होता है पता ही, अब ये क्या बताऊं मैं आपको, यहां पर क्या हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी, यहां पर आएगा ओमेगा इंटू cos ऑफ ओमेगा टी। बाकी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्या मांगा था उसने, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके जी, तो लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अ करंट इतना फ्लोज इन द सोलेनॉइड, a coil of n turns is wound tightly around it near its center, what is the induced EMF? I think ये आंसर है, ठीक है, बाकी और भी मिलाना भैया, हम अपनी तरफ से सॉल्व कर करके दे रहे हैं, तो दिस विल बी योर आंसर। ये रीअरेंज, अच्छा एक ही जगह क्या पुट कर देना आपने, पाई आर स्क्वायर भी पुट कर देना, ठीक है, एक ही जगह पुट कर दो पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन अब इसका एक पार्ट और है भैया, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड द कॉइल। ओके, क्या मांग रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मांग रहा है। अब देखो जी उसके बारे में क्या किया जा सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप याद करो तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स कराया जाता है, वही फंडा यार यहां पर लगा देंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लक्स की, तो एक तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो गया, m इंटू आई होता ही है, F इज इक्वल टू m इंटू आई। अब एक फ्लक्स का फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा तो फिर से वही बात 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो यहां से फाइव बेटा किसके इक्वल आ गया, एन, बी की जगह म्यू नॉट एन इंटू आई, ए की जगह पाई इंटू आर का स्क्वायर। दोनों को आपस में बेटा कंपेयर करने के लिए मैं आई बाद में लिख दूंगा, तो फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, 5 किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट बड़ा एन छोटा एन पाई आर स्क्वायर साथ में आई। ओके, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो LHS में 5 आई है, उधर आई छोड़ दो, ये जो ग्रीन सर्कल के बीच की वैल्यू है ये क्या हो सकता है, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सकता है। बाकी बेटा अब इसको किसी बुक में से मिल जाए क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल ही जाएगा, वैसे इसका आंसर म्यू नॉट एन इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये क्या आ जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके जी, अगर हमने डेरिवेशन की हो ना तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब आपको एनसीईआरटी बुक प्रॉपरली पढ़नी थी, उसमें सब कुछ दे रखा है, या जो बेसिक थ्योरी वाला पार्ट था उसमें मेरा क्वेश्चन पेपर मान के चलो क्या आया, ठीक ठाक आया है, इजी आया है, मैं तो कहूंगा इजी आया है, लेकिन चलो इजी नहीं कहते तो ठीक ठाक तो आया है, मुश्किल ज्यादा नहीं है। ओके जी, सो अगर ये भी क्वेश्चन अपना हो जाता है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ते चले जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29, how does Einstein's photoelectric equation explain the emission of electrons from a metal surface? अब आपको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है और थोड़ी बहुत कहानी लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है कि आइंस्टाइन इक्वेशन या आइंस्टाइन का जो पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कंसेप्ट है, अब उसको एक्सप्लेन कर देना कि हाउ डज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। एक्सप्लेन ब्रीफली कि जी ये इंसिडेंट लाइट है, इतनी एनर्जी तो इजेक्ट करने के लिए चाहिए होती है, बची हुई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ईमैक्स के रूप में लेकर बाहर आ जाएंगे, बात ठीक है जी। तो ये भी इजी क्वेश्चन है सारा, ऊपर वाले पार्ट में देखो कहानी लिखनी है, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है ए पार्ट, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर क्या था, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ, कोई जो ग्राफ दिए होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो नॉर्मली ग्राफ दिए होते हैं ना कि आप पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो उसके बाद ग्राफ पढ़ते हो, वही वाले ग्राफ है कलेक्टर प्लेट, यानी कि
एनोड पोटेंशियल, ठीक है। तो प्लॉट वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, जिसको हम एनोड पोटेंशियल बोलते थे, किसी किताब में उसको कलेक्टर पोटेंशियल लिखा होगा, तो इसने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये ग्राफ बनना है आपका, पता ही होगा आपको, इस तरफ पोटेंशियल, इस तरफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो याद करो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो इंटेंसिटी अगर डिफरेंट रखोगे, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद आ गया होगा, ये वाले ग्राफ बनता है I1, I2, I3, I1 is greater than I2 greater than, ये लिखो, ठीक है जी। तो एक ये पार्ट है। अगले पार्ट में बोला है कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, ध्यान से मांगा गया प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। एक तरफ तो क्या चाहिए था उसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए था, और दूसरी तरफ क्या था, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, डिफरेंट इंटेंसिटी, वो हो गया। अब इसको बी पार्ट से मिलाएंगे, तो एक तरफ इसको क्या चाहिए, फोटो करंट तो चाहिए, और दूसरी तरफ क्या है, इंटेंसिटी, दूसरी तरफ क्या चाहिए उसको, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है जी। अब अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन ठीक है यही से बना देते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो मान के चलो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या थी, ज्यादा थे। तो इंटेंसिटी वर्सेस करंट, ये ग्राफ सब आपने कर रखे होंगे। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, मार्क द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज लाइंग इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, एक अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रहा है, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। पता ही यार क्या करना है आपको, वो जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल में वो जो पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते होते हैं ना, वो आपको क्या कर देना, पूरा का पूरा ड्रॉ कर देना। फोटो ड्रॉ करने से रहा है पूरा डायग्राम बनेगा बेटा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनेगा। जो इसने बोल रखा है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, मार्क द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग सीरीज लाइन टू अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अब यार अपने पांचों के पांचों लाइमन बार्मर, फिर क्या होता है पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड, ये डायग्राम बना के सारे मार्क कर देने हैं। जो आपका लाइमन होता है, लाइमन सीरीज के सामने यूवी लिख देना, वो अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। इसमें विजिबल लिख देना यार, ये विजिबल में लाई करता है, और ये तीनों के तीनों इंफ्रारेड में। मतलब इस बात के भी नंबर नहीं होंगे वहां पर कि कहां पर इंफ्रारेड लिखना है, कहां पर विजिबल लिखना है। तो ये भी मतलब बहुत ही सीधा क्वेश्चन आ गया, अपने आप हो जाएगा, कर देना। अब आते हैं अगले पार्ट में, ये कह रहे हैं ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। ये भी यार पूरा का पूरा बाइंडिंग एनर्जी का ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और लास्ट में उसने ये भी पूछ रखा है कि व्हाई डू लाइटर न्यूक्लियर यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। भैया बहुत जोर जोर से चीख के बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। और ये भी बोला था कि अगर ये आएगा तो फिशन और फ्यूजन वाला कंसेप्ट तो पूछेगा, तो जो लिखवाया हुआ है वही लिखना था, या बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हाई डू लाइटर न्यूक्लियर यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिशन हो, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में। जो लाइटर न्यूक्लियर है वो अनस्टेबल है, वो फ्यूजन कर कर स्टेबल रीजन में आने की कोशिश करते हैं। जो हैवी न्यूक्लियर है वो भी अनस्टेबल है, वो फिशन कर कर टूट कर स्टेबल रीजन यानी मिडिल रीजन में आने की लाई करते हैं। क्योंकि आपने देखा है उस ग्राफ के हिसाब से जो ज्यादा लाइट है वो भी अनस्टेबल है, और जो ज्यादा हैवी है वो भी अनस्टेबल है। हैवी वाले फिशन कर कर बीच वाले रीजन में आके स्टेबल होते हैं, और जो लाइट वाले फ्यूजन कर कर बीच वाले रीजन में आने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी हो जाना चाहिए आपका।